वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कार्बन के अपर रूपों पर चर्चा करने के बाद में, कार्बन के एलोट्रॉप्स पर चर्चा करने के बाद में, अब हम चर्चा करेंगे कार्बन के यौगिकों पर, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स पर। कार्बन के यौगिक का अर्थ हम जानते ही हैं कि वे सभी पदार्थ जिनमें किसी न किसी मात्रा में कार्बन पाया जाता है, कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। अगर हम कार्बन के यौगिकों की बात करें, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें, तो कार्बन के यौगिकों को हम दो भागों में बांटते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं, दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला प्रकार कार्बनिक यौगिक, यानी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। यानी दो भाग कौन कौन से हुए, एक हुआ ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, एक हुआ इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक। अब सवाल उठता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो हैं, इनका मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो दो मुख्य अंतर होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक यौगिक की, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की यानी कार्बनिक यौगिक की, तो कार्बनिक यौगिक की सबसे पहली जो पहचान होती है वो क्या होती है, उसमें हमेशा लगभग यानी ऑलमोस्ट लगभग सभी में, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक की या ऑर्गेनिक यौगिक की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या पहचान है कि जितने भी ऑर्गेनिक यौगिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, लगभग सभी में किसी न किसी मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, अकार्बनिक की, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है ये अकार्बनिक है, यानी इसमें कार्बन नहीं है। यानी
अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में, अधिकांश अकार्बनिक यौगिकों में, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, अधिकांश अकार्बनिक यौगिकों में क्या होता है? अधिकांश में कार्बन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पहला अंतर क्या है? कार्बनिक यौगिक में क्या है, ऑर्गेनिक यौगिक में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि लगभग अधिकांश जितने भी कंपाउंड है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक जितने भी यौगिक हैं, उनमें से अधिकांश में कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, हमने यहां पर शब्द यूज किया है अधिकांश में। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अकार्बनिक माना जाता है, इनऑर्गेनिक माना जाता है। ऐसे एक दो उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन साफ नजर आ रहा है हमें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनऑर्गेनिक मानते हैं, अकार्बनिक मानते हैं। इसी प्रकार से कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी CO3, कार्बोनेट जो है इनको भी हम इनऑर्गेनिक मानते हैं, अकार्बनिक मानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको भी हम अकार्बनिक मानते हैं, जबकि इसमें कार्बन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुए, इनऑर्गेनिक यौगिक कौन से हुए, अकार्बनिक यौगिक कौन से हुए? वे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए जितने भी लवण हैं, लवण मतलब साल्ट, साल्ट्स, जितने भी लवण हैं, नमक, नमक भी एक साल्ट है। ठीक है, जितने भी लवण हैं या जितनी भी धातुएं हैं, धातु यानी मेटल्स, जितने भी लवण हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो सभी इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा एक तत्व से बने हुए पदार्थ, सिर्फ एक ही तत्व से बने हुए पदार्थ, एक एलिमेंट से बने, एक तत्व से बने पदार्थ, जैसे हीरा, ये कार्बन से बना हुआ और शुद्ध कार्बन है, 100% प्योर कार्बन है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। पानी H2O, ये भी इनऑर्गेनिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। ऑक्सीजन, ये भी इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है। क्यों? इसमें कार्बन नहीं है। NaCl, NaCl भी अकार्बनिक है। क्यों है? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये लवण है, साल्ट है एक। NaCl क्या होता है? नमक होता है। हम जो खाने में नमक काम में लेते हैं उसको NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है, इस वजह से ये इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात क्या है? इसमें कार्बन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में जो पहला मुख्य मोटा अंतर है वो ये है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, उनमें लगभग सभी में कार्बन पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अधिकांश में कार्बन नहीं पाया जाता। जितने भी लवण हैं, साल्ट्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, और जितने भी एक तत्व से बने हुए पदार्थ हैं जैसे हीरा, ये सभी अकार्बनिक माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे हमने एक अपवाद भी बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अकार्बनिक माना जाता है। जैसे
हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने बताया कार्बोनेट CO3, हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसे यौगिक हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी गिनती जो हम करते हैं वो हम करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक रूप से, अकार्बनिक में। क्यों करते हैं? उसका कारण है दूसरा। दूसरा क्या है? उसके लिए हमें दूसरा अंतर देखना पड़ेगा कार्बनिक और अकार्बनिक में। देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में, यौगिकों में, कंपाउंड्स में दूसरा जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि कार्बनिक जो यौगिक हैं, ऑर्गेनिक जो यौगिक हैं, उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है। यानी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। कार्बनिक यौगिक जो भी होंगे उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, कार्बन मौजूद है लेकिन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, तो भी उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक। जैसा कि यहां पर हो रहा है, कार्बन मौजूद है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसको इनऑर्गेनिक कह दिया। ठीक है, तो दूसरा जो अंतर है कार्बनिक और अकार्बनिक में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, वो क्या है कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर कार्बन परमाणुओं की और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में आबंधन पाया जाता है, बॉन्डिंग पाई जाती है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, लगभग सभी में होता है ये, लगभग सभी में, लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है, और इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं पाया जाता, साफ साफ। ठीक है, दूसरा अंतर ये हो गया। अब यहां पे हम आपको बता दें कि हमने हालांकि ये कहा कि कार्बनिक जो यौगिक है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, उन सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है, आबंधन पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहले तो मैं बताऊं किन किन में पाया जा रहा है। सभी में पाया जाता है। उदाहरण हम ले लें, एक दो एग्जांपल ले लें कि देखिए, सजीवों से, जितने भी सजीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी अणु हैं, चाहे से वो न्यूक्लिक अम्ल हो, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स हो, चाहे वो वसा हो, वसा यानी फैट्स, वसा या फैट्स मतलब चिकनाई, वसा या फैट होता है ना, वसा एक तत्व होता है एक प्रकार का हमारे सजीवों के अंदर। ठीक है, फैट्स, घी में वसा होता है जैसे फैट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन, एंजाइम, शुगर, शुगर यानी चीनी। तो ये जितने भी सजीवों से जुड़े हुए अणु हैं, इन सब अणुओं के सारे अणु कैसे होते हैं? कार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है, और कार्बन भी पाया जाता है, तभी तो बॉन्डिंग होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम बात देखें, शुगर की बात करें, हम बात करते हैं पहले सुक्रोज। जैसे एक हमने सुक्रोज लिखा, C12, यानी चीनी जो होती है उसको सुक्रोज बोलते हैं, H22O11, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आ गई, यह है सुक्रोज। जैसे ग्लूकोज होता है ऐसे ही सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज को हम चीनी बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसी तरह से हम देखें बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। आगे और विस्तार से देखेंगे बेंजीन को हम। ठीक है, C6H6 यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये बेंजीन हो गया। इसी तरह से अगर हम ले मेथेन को, मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4।
CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में अंतर की बात करें तो दो मुख्य अंतर होते हैं। पहला अंतर ये होता है कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर सभी में, लगभग सभी में कार्बन पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक में, इनऑर्गेनिक के अंदर अधिकांश में कार्बन नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, कार्बनिक यौगिक जो भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हैं, उन सभी में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है, आबंधन पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जबकि अकार्बनिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब यहां भी एक अपवाद हम आपको बता दें, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो है तो कार्बनिक, उनमें कार्बन भी पाया जा रहा है, लेकिन उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, ये बॉन्ड्स नहीं होते। अपवाद के रूप में इसको हम याद कर सकते हैं। एक तो होता है यूरिया, मैं यहां लिख देता हूं यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है CO ब्रैकेट के अंदर NH2 ब्रैकेट बंद और उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर 2, इस तरह से ये यूरिया का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसी तरह से एक और पदार्थ होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोले? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्लोरीन के 4 अणु हैं। जब भी टेट्रा आ जाए इसका मतलब है उसके 4 अणु हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब कार्बन तो ये हो गया, ये क्लोरीन है, टेट्रा है यानी 4 है, Cl4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यूरिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड दो ऐसे पदार्थ हैं जो कि है तो ऑर्गेनिक, है तो कार्बनिक, लेकिन उनके अंदर कार्बन भी पाया जा रहा है, लेकिन उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आप समझ गए कि कार्बन के जो यौगिक हैं इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, और एक भाग का नाम है कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे भाग को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अकार्बनिक यौगिक। दोनों में 2 अंतर है मुख्यतः, दोनों हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं कि दोनों में 2 मुख्य अंतर है। पहला अंतर तो क्या है, कार्बनिक यौगिक जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, उन सभी में कार्बन पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक में ऐसा नहीं होता, कार्बन आमतौर पे नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरा अंतर क्या बताया था हमने कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जाती है, आबंधन पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो मोटे रूप से हमें ये अंतर याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर के बाद में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अंतर के बाद में, अब हम चर्चा करेंगे कार्बनिक यौगिकों पर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम बता चुके हैं आपको कि पहली बात जिनमें कार्बन पाया जाता है, दूसरी बात जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। ये 2 पहचान है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों की, यानी ऐसे कंपाउंड्स की, ऐसे यौगिकों की जिनमें एक तो कार्बन पाया जा रहा है और दूसरी बात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जा रही है। इनमें भी हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। कार्बनिक यौगिकों में भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे यौगिक या ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड
ऐसे कार्बनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणुओं से, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से मिलकर के बने होते हैं। केवल का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व का परमाणु उसमें मौजूद नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसमें दो ही तरह के परमाणु हैं, या तो कार्बन के परमाणु है या हाइड्रोजन के परमाणु है। कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणु के अलावा तीसरा किसी प्रकार का परमाणु नहीं पाया जाता, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, ये यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी दो प्रकार के होते हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार तो है सैचुरेटेड या संतृप्त या सैचुरेटेड। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड। तो पहला प्रकार हो गया संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा प्रकार जो है वो हो गया हमारा असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे ही कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन के ही परमाणु हों। ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सैचुरेटेड या संतृप्त। पहला क्या भाग हुआ? संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा भाग हुआ? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सवाल उठता है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पर, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन व हाइड्रोजन से बने ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, यानी दो कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में व कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच हमेशा एकल सहसंयोजी आबंध, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी आबंध सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है या पाया जाता है, उन यौगिकों को, उन कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आए बात समझ?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में व कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में हमेशा एकल बॉन्ड पाया जाता है, एकल सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है, एकल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इनको हम कहते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए शब्द को गौर से देखते हैं। एक तो है संतृप्त, संतृप्त, और एक शब्द है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त या सैचुरेटेड का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन का मतलब हम देख चुके हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन मौजूद होता है, जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन मौजूद होता है, या तो हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा केवल, इसके अलावा कुछ मौजूद नहीं होता। ये कई तरह से होता है, कार्बन के कई अणु भी हो सकते हैं इसके अंदर, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हुए? संतृप्त का मतलब है बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल सहसंयोजी बॉन्ड होगा, एकल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आई बात समझ? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये कार्बन कार्बन आ गया, इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कार्बन हाइड्रोजन है, इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहां पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, हमेशा। क्यों बनता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड वन का मतलब क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अधिकतम एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है वैलेंस शेल में, सबसे बाहरी कक्ष के अंदर, तो वो शेयर भी एक ही कर सकता है। तो यानी कार्बन के एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर सकता है, साझा कर सकता है। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर हम खाली बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, जिसको कि हम एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम एक अन्य नाम से और जानते हैं। वो नाम क्या है? वो नाम है एल्केन। एल्केन, एल्केन, अंग्रेजी में ALKANE, एल्केन। स्पेलिंग को हमेशा याद रखना है हमें इसको। एल्केन, ALKANE, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एक और नाम से जानते हैं,
वो नाम है एल्केन, ALKANE। अब इसको ध्यान से अगर देखें तो ये शब्द, इस शब्द के अंदर, एल्केन शब्द के अंदर दो शब्द शामिल हैं, एक तो ये ALK और एक है ANE। ये जो ANE है, ANE, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रत्यय। हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में पढ़ा होगा। उपसर्ग वे होते हैं, उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द से पहले लगते हैं, और प्रत्यय को बोलते हैं अंग्रेजी में सफिक्स। प्रत्यय का मतलब है किसी शब्द के बाद में आने वाला शब्द, ठीक है। तो एल्केन जो शब्द है, इसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एन जो है ये प्रत्यय है, और एल्क जो है ये है उपसर्ग। ये क्या है? उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में लिखते हैं प्रीफिक्स, और प्रत्यय को अंग्रेजी में बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो एल्केन जो शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके अंदर जो प्रत्यय लगता है, यानी शब्द के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, सफिक्स जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है सफिक्स। क्या होता है? प्रत्यय। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, एल्केन्स के लिए वो होता है एन, ANE, एन। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, अगर हम उनके नामों को पढ़ें तो उनके नामों के बाद में एन जरूर आता है, ANE जरूर आता है उनके नामों के अंदर, ठीक है। और ये जो एल्क है, उपसर्ग जो है, ये उपसर्ग बदलता रहता है, ठीक है। ये उपसर्ग कैसे बदलता है? ये एल्क कैसे बदलता है? एल्क बदलता है कार्बन एटम के हिसाब से। एल्क का निर्धारण होता है कार्बन एटम के हिसाब से, कार्बन परमाणुओं के हिसाब से। यौगिक में जितने भी कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से उस एल्केन का जो एल्क होता है, जो उपसर्ग होता है, वो हम निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए, अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या एक है, तो एल्क की जगह पर, ये जो एल्क लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम कौन सा उपसर्ग यूज करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? वो करते हैं मैथ। अंग्रेजी में याद रखें स्पेलिंग के हिसाब से, METH, मैथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या है 2, तो हम करेंगे एथ, ETH। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है उस यौगिक के अंदर, तो एल की जगह पर कौन सा उपसर्ग लिखेंगे? प्रोप, PROP, प्रोप। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। अंग्रेजी में इसको हम बट पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर इसको हम ब्यूट बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ब्यूट। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 है यौगिक के अंदर, तो उसके अंदर एल की जगह पर हम कौन सा उपसर्ग लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं? वो है ब्यूट, ठीक है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या है 5, तो हम लगाते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग पेंट, PENT। अगर 6 है तो हम लगाते हैं हेक्स, HEX। अगर 7 है तो हम लगाते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट।
और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 8 हो तो हम लगाएंगे ऑक्ट, OCT। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या अगर 9 है तो हम क्या लगाएंगे? नॉन, NON, नॉन। आए बात समझ में? तो यह समझने वाली बात यह है कि जब भी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एल्केन होते हैं इसमें दो भाग होते हैं, एक प्रत्यय और एक उपसर्ग, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की तो एल्केन्स में जितने भी प्रीफिक्स होते हैं ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से डिसाइड होते हैं। कार्बन परमाणुओं के हिसाब से हम एल की जगह पर प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें प्रत्यय की, सफिक्स की, तो जितने भी एल्केन्स हैं, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन सब के अंदर जो प्रत्यय लगता है, जो सफिक्स पाया जाता है, वो होता है ANE, एन। ठीक है। और प्रत्यय और उपसर्ग, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एल्केन का नाम बनाते हैं। एल्केन का नाम बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी यौगिक के अंदर एक कार्बन परमाणु है तो एल क्या लगेगा? एल क्या लगेगा? उपसर्ग क्या लगेगा? प्रीफिक्स क्या लगेगा? मैथ। और इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे? सफिक्स, प्रत्यय। सफिक्स क्या होता है इसके अंदर? एल्केन्स के अंदर ANE, तो यहां पे ANE जोड़ दें। ठीक है। अगर एथ है तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसको हम लिख देंगे एथेन, इसमें भी ANE जोड़ देंगे, इसमें भी ANE जोड़ देंगे, इसमें भी ANE जोड़ देंगे। अगर एल्केन की बात कर रहे हैं तो, अगर एल्केन की बात कर रहे हैं तो सफिक्स यानी प्रत्यय, यानी शब्द के पीछे की ओर लगने वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम ANE लिख देते हैं। तो ये हो गया मैथेन, ये हो जाएगा एथेन, ये होगा प्रोपेन, ये होगा ब्यूटेन। आए बात समझे? इसी तरह से इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन, ये हो जाएगा हेक्सेन, ये हो जाएगा हेप्टेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन और ये हो जाएगा नॉन, नॉनेन। ठीक है। इस तरह से आई समझ बात? तो ये तो बात हो गई हमारी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, उसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं और वो है एल्केन। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एल्क और एन। एल्क क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। और एन क्या है? प्रत्यय है, सफिक्स है। ठीक है। एल्क जो है, उपसर्ग जो है, प्रीफिक्स जो है, इसका निर्धारण हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से करते हैं। ठीक है। और प्रत्यय जो है, सफिक्स जो है, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये एल्केन हैं, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, उन सभी के लिए सिर्फ एक सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो है ANE, एन। और ये प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर के ही एल्केन्स का यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का हम के माध्यम से ही नाम बनाते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि किस तरह से ये नाम बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामान्य सूत्र की। देखिए, एल्केन जो है उनका सामान्य सूत्र होता है, अगर हम एल्केन्स के सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फार्मूले की बात करें, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसमें C तो है कार्बन, H है हाइड्रोजन, N क्या है? N है कार्बन परमाणुओं की संख्या। N बराबर क्या है?
कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है। अब जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी एल्केन हैं, ये सारे के सारे एल्केन इस सामान्य सूत्र का पालन करते हैं, इस जनरल फार्मूले पर आधारित होते हैं। ठीक है। और इस जनरल फार्मूले के माध्यम से, इस जनरल फार्मूले के माध्यम से हम विभिन्न एल्केन्स के अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न अलग अलग जो एल्केन्स हैं उनका क्या ज्ञात कर सकते हैं? अणुसूत्र। अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बस करना कुछ नहीं है, n की जगह पर कार्बन परमाणुओं की संख्या रखते जाओ और फार्मूले बनते जाएंगे। कैसे बनेंगे? देखिए, मान लीजिए हम n की जगह पर 1 रख देते हैं, n बराबर 1 मान लेते हैं, यानी इस फार्मूले में जहां जहां पे भी n है वहां पर 1 लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? वैल्यू रखने पर, मान रखने पर C, n की जगह पर 1 रख दिया, फिर H, 2 की जगह पर 2 है, n की जगह पर हमने 1 रख दिया, और ये 2n का मतलब है 2 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां मैंने 2 डॉट, डॉट मल्टीप्लाई को बता रहा है, 2 डॉट n की जगह पे हमने क्या रखा? 1। 2 डॉट 1 का मतलब है 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, प्लस 2, ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C 1 है, यानी हमने 1C बना दिया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2, तो 2 तो ये हो गए, प्लस 2 और हो रहे हैं, यानी 4 हो गए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, H4। ठीक है। इसी तरह से अगर हम n बराबर 2 रख दें तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, C, n की जगह पर हमने 2 रख दिया तो यहां पे 2 लिख दिया, फिर H, 2 डॉट n की जगह पे कितना रखा है? 2, तो डॉट 2, 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है। अब इसके अंदर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C2 और H कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 2 6, C2H6। ठीक है। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो क्या होगा? C3H2 इंटू 3 प्लस 2, यानी क्या हो गया? C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, C3H8। तो इस तरह से जनरल फार्मूले से, एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है, उससे हम एल्केन्स की, जितने भी एल्केन्स हैं उनके हम अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। यानी एल्केन जो परिवार है उसके प्रत्येक सदस्य को हम ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका अणुसूत्र हम बना सकते हैं। ठीक है। अब अणुसूत्र तो बन गया, लेकिन इस अणुसूत्र का नाम हमें मालूम नहीं है कि इसको हम बोलते क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या बोलते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नाम रखने बताते हैं आपको, हालांकि नाम पर चर्चा मैं बाद में और करूंगा, लेकिन फिलहाल यहां आपको इतना सा बता दूं कि नाम कैसे रखते हैं। देखिए, नाम रखने के लिए थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि जब भी एल्केन्स के नाम रखने की हम बात करते तो एल्केन का जो नाम होता है वो एक प्रत्यय यानी सफिक्स और एक उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, इन दोनों के मिलने से नाम बनता है। और जो प्रीफिक्स हमने बताया था, जो उपसर्ग बताया था, जो एल्क बताया था, वो क्या बताया था कि एल्क किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या पर।
तो यहां पर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो एल्क क्या लगेगा, उपसर्ग क्या लगेगा, प्रीफिक्स क्या आएगा? वो आएगा 1 पे क्या आता है, हमने क्या बताया था, वो आएगा मैथ, METH, मैथ। ठीक है, अब आगे क्या, ये तो हो गया मैथ। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो उसके अंदर सफिक्स क्या होता है? एल्केन्स के अंदर, एल्केन्स में जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, हमने बताया था ANE आता है, प्लस ANE। ठीक है, तो ये तो हमने प्रीफिक्स लिख दिया, यानी उपसर्ग लिख दिया, ये हमने प्रत्यय लिख दिया। इसी तरह से आगे भी लिख देते हैं। कार्बन एटम है 2, तो प्रीफिक्स यानी उपसर्ग क्या आएगा, एल क्या आएगा, एल का आएगा एथ, ETH। ठीक है, इधर कार्बन एटम 3 है, तो एल क्या आएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, वो आएगा प्रोप, PROP, प्रोप। ठीक है, और सफिक्स प्रत्यय क्या आएंगे, सभी में एन आएगा, जो सभी एल्केन्स में एन प्रत्यय होता है, प्लस ANE, प्लस ANE। तो नाम क्या हो गए, मैथ प्लस ANE, क्या हो गया, मैथेन, METHANE, ये हो गया मैथेन। ये एथेन हो गया, ETHANE, एथेन। और ये क्या हो गया, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। इस तरह से हम एल्केन्स का नाम लिख सकते हैं, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नाम लिख सकते हैं। हमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि प्रीफिक्स क्या आएगा, उपसर्ग क्या आएगा, एल्क क्या आएगा, और एल्क का निर्धारण होता है किससे, कार्बन परमाणुओं की संख्या से। और दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जितने भी एल्केन्स हैं उनमें जो सफिक्स होता है, जो प्रत्यय होता है, जो पीछे वाला शब्द होता है, वो क्या होता है, एन, ANE। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो नाम बन जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई नाम की। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी संरचना की। अणुसूत्र तो हमारे पास में है, नाम भी हमारे पास में है। अब क्या हम नाम को देख करके संरचना बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर हम बात करें नाम की मैथेन, METHANE, मैथेन, इसमें हमने क्या अणुसूत्र बनाया था, देखिए, मैथ का मतलब था कि कार्बन परमाणु कितने हैं, 1, कार्बन परमाणु है 1। ठीक है, और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि ये एल्केन है, यानी यहां पर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो कार्बन परमाणु के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 4। ठीक है, अब जो सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, ये वैलेंसी कंप्लीट करने कैसे करते हैं हम, सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या लगाना है, वैलेंसी पूरी होती है हाइड्रोजन से। किससे होती है, हाइड्रोजन से। तो जहां भी हमने ये सिंगल बॉन्ड बनाया है उसके बाद में एक हाइड्रोजन जोड़ना है, यानी H लिखना है। ठीक, आइए समझ। तो ये संरचना किसकी हो गई, ये होगी मैथेन की। अगर हम बात करें इथेन की, ETHANE, एथ हमें बता रहा है कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 1 ये बना दिया, 2 ये बना दिया। एन जो है हमें ये बता रहा है कि ये कैसा है, एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी एल्केन में बॉन्डिंग कैसी होती है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, सिंगल। तो हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में। ठीक है, अब बाकी बची जो वैलेंसी है कार्बन की, उनको पूरा करना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक बॉन्ड तो ये बन गया, तो एक तो इसको काउंट कर लो। प्रत्येक कार्बन परमाणु की देख रहे हैं हम, पहले इस कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो एक
वैलेंसी हो गई 2, 3 और 4। इसी तरह से इस वाले कार्बन परमाणु की बात करें तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बन गए। इस तरह से जहां जहां भी हमने बॉन्ड बनाए हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, बॉन्डिंग बनाने करने के लिए सब तरफ क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं। वैलेंसी कंप्लीट कौन करेगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये संरचना किसकी हो गई, ये संरचना हो गई ईथेन की। ठीक है, अब अगर बात करें प्रोपेन की, PROPANE, प्रोप हमें क्या बता रहा है, प्रोप हमें बता रहा है कि कार्बन परमाणु कितने हैं, 3, 1, 2, 3। और एन हमें बता रहा है कि इन कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दें, यानी प्रत्येक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये, 2, 3, 4। अब इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये पहले से ही मौजूद है। इस कार्बन परमाणु की बात करें तो देखिए एक बॉन्ड तो ये पहले से ही है, 2, 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। जहां जहां भी हमने बॉन्ड बनाए वहां हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन, 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 ये भी H, 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 H। तो ये जो संरचना बनी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं प्रोपेन। ये प्रोपेन की संरचना। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात और बता दूं छोटी सी, कि हम जैसे ये संरचना बनाई ना, इसको किस रूप में लिख सकते हैं। देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH4, जो इसका अणुसूत्र भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। अब ये इथेन की जो संरचना है इसको कैसे लिख सकते हैं और अन्य तरीके से, देखिए ये कार्बन है और कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इसको हम CH3 लिख सकते हैं। और इस बॉन्ड को यो की ओर रखेंगे हम, फिर CH3 है, CH3। इथेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है बस समझो। इसी तरह से अगर प्रोपेन की बात करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए C तो ये वाला है ही, इस C से कितने जुड़े हुए हैं, H, 1, 2, 3 H जुड़े हुए, तो H3 ये जोड़ दिया। बॉन्ड यो क्यों रखना है हमें, फिर इस C से कितने H जुड़े हुए हैं, 2, तो CH2। फिर बॉन्ड यो कहीं रखना है, अगला यो रख दिया। इस वाले C से कितने जुड़े हुए हैं H, 1, 2, 3 ये हो गया CH3। तो इस संरचना को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आए बस, दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब सेम है। अगर इनको हम काउंट करें अणुसूत्रों को, मॉलिक्यूलर फार्मूले को, तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकलेगा। जैसे इथेन की अगर हम बात कर रहे थे तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या था, जैसे ये मीथेन था तो मीथेन का तो CH4 था, CH4, और इसको हम काउंट करते हैं, देखिए CH4 आ गया। इथेन का क्या फार्मूला था, इथेन का C2H6 ये था। अब इसको देखिए कार्बन 2 कार्बन हो गए, और H 3 ये 3 ये 6, तो C2H6 वापस से वही फार्मूला आ गया। अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का फार्मूला क्या था, C3H8। देखिए यहाँ पर C3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 1C 2C 3C, ये C3 तो ये आ गया। H8 की बात हो रही है तो 3H3 तो ये हो गए, और H2 ये हो गए, तीनों तो 5 और 3 8 H8, ये हो गया अणुसूत्र। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार से हम संरचना बना सकते हैं किसी भी एल्केन की। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कार्बन एटम्स को लिख दो और कार्बन एटम्स के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड बना दो, और जितने भी कार्बन एटम हैं उन सबकी वैलेंसी पूर्ण कर दो। वैलेंसी पूर्ण करने का मतलब है उन सबके साथ में हाइड्रोजन जोड़ने हमें,
ठीक है, हाइड्रोजन कैसे जोड़ते हैं वो हम आपको अभी बता ही चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर। देखिए, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए, कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, यानी दो कार्बन परमाणुओं के बीच में मल्टीपल यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल यानी डबल या ट्रिपल सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, यानी दो कार्बन परमाणुओं के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, मल्टीपल सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। मल्टीपल का मतलब है डबल या ट्रिपल। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, एक बार शब्द को फिर से हम गौर करते हैं। शब्द है हमारा असंतृप्त, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, और दूसरा शब्द है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जो यौगिक है उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। ठीक है, और असंतृप्त का क्या मतलब है? असंतृप्त का मतलब यह है कि जो हाइड्रोकार्बन मौजूद है उसके अंदर जो कार्बन परमाणु मौजूद हैं उनके बीच में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन व हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में मल्टीपल यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे बांटते हैं? एक तो वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और दूसरे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, जिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। ठीक है, और जिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में, जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन स्पेलिंग क्या होती है? ALKYNE, एल्काइन। ठीक है, तो देखिए अब तक तीन शब्द हमारे सामने आ चुके हैं। एक आया था एल्केन, ALKANE,
दूसरा शब्द अभी हमारे पास में आया एल्कीन, और तीसरा शब्द आया एल्काइन। इन तीनों शब्दों की अगर हम स्पेलिंग देखें तो मामूली सा अंतर है। देखिए, एल्केन के अंदर यहाँ पे ए आ रहा है, ALKAN। एल्कीन के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, ALKENE। और एल्काइन के अंदर क्या आ रहा है, ALKYNE। तो एल्केन में ए आता है, एल्कीन में ई आ रहा है, और एल्काइन में वाई आ रहा है। मामूली सा अंतर है, ठीक है। एल्केन क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो कहलाते हैं एल्केन, ठीक है। और जिन यौगिकों के अंदर, जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बॉन्डिंग के हिसाब से, डबल या ट्रिपल के हिसाब से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जिसके अंदर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उनको तो हम बोलते हैं एल्कीन। और दूसरा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एल्काइन, ठीक है। अब यहां पे हम बता दें, एल के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं पहले ही। एल क्या होता है, उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स होता है, और ये उपसर्ग किस पे डिपेंड करता है, यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर। और कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से एल्क, अलग अलग एल्क इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं। इन उपसर्गों के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। जैसे हमने आपको बताया था, अगर यौगिक के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो मैथ लगता है, उपसर्ग क्या आएगा, मैथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उपसर्ग क्या आएगा, एल क्या आएगा, एथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप आएगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ब्यूट आएगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो पेंट आएगा। अगर 6 है तो हेक्स आएगा, 7 है तो हेप्ट आएगा, 8 है तो ऑक्ट आएगा, और 9 है तो नॉन आएगा, NON, ठीक है। तो एल्क जो होता है ये तो फिक्स है, कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से उपसर्ग लग सकता है, ठीक है। चाहे से हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, चाहे हम बात करें एल्काइन की, और चाहे हम बात करें एल्केन की, किसी की भी बात करें, एल्क जो है ये कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से सेम रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रत्यय की, यानी सफिक्स की। सफिक्स के बारे में हमने बताया था कि जब हम एल्केन की बात कर रहे थे तो एल्केन में कौन सा सफिक्स आता है, ANE, ये सफिक्स होता है। एन, कौन सा सफिक्स हुआ, कौन सा प्रत्यय हुआ, एन। और एल्कीन के अंदर कौन सा सफिक्स हुआ, ENE। इसमें सफिक्स कौन सा हुआ, ENE। प्रत्यय कौन सा हुआ, जो शब्द के बाद में लगाना है वो है ENE, ठीक है। एल्काइन में कौन सा सफिक्स हुआ, वो है YNE। आई बात समझ, ठीक है। अब हमें उपसर्ग के बारे में मालूम है, एल के बारे में मालूम है, और सफिक्स के बारे में मालूम है, प्रत्यय के बारे में मालूम है, तो हम एल्कीन और एल्काइन के नाम भी ठीक उसी तरह से रख सकते हैं जिस तरह से हमने किसके रखे थे, एल्केन्स के रखे थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के रखे थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रखे थे। किस तरह से, देखिए, अगर किसी यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या है 1, मान लीजिए कार्बन परमाणु संख्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे, मैथ। एक संख्या के लिए क्या था, METH, मैथ। उसके अंदर हम सफिक्स क्या लगाएंगे, प्रत्यय क्या लगाएंगे, यानी बाद में क्या शब्द लगाएंगे, ENE प्लस ENE, क्या हो जाएगा, मैथीन, ठीक है। इसी तरह से कार्बन परमाणु संख्या अगर 2 है तो हम क्या लगाएंगे, ETH,
प्लस ENE, ये हो जाएगा एथीन। अगर 3 है तो क्या लगाएंगे, प्रोप, तो प्रोप प्लस ANE क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, इस तरह से ENE लगाते जाएंगे और नाम बनते जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एल्काइन की तो ये भी सेम है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो हम क्या लिखेंगे, मैथ, और उसमें क्या लगाएंगे, YNE, यह हो जाएगा मैथाइन। फिर अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो हम क्या लिखेंगे, ETH, फिर YNE, तो हो जाएगा एथाइन। अगर 3 है तो हम लिखेंगे प्रोप, PROP, प्रोप में YNE लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कीन्स की और एल्काइंस की, इन दोनों के जनरल फार्मूले पर और इनकी संरचना पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन्स की, यानी जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एल्काइंस की, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है,